नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपतआयुर्वेद.co.in का यूट्यूब चैनल। आज बारी है टॉपर टॉक्स की, जिसमें हम कामयाब लोगों की कहानियां उनसे ही जानते हैं। और ऐसे ही कामयाबी की कहानियां सुनने के लिए आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न जानकारी, चाहे वो एकेडमिक सेक्शन से हो या कॉलेजेस के बारे में जानकारियां जानना चाहते हो आप, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नोटिफिकेशन बेल को टच करें, जिससे ये जानकारियां जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। तो आज टॉपर टॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तरुण कुमार कुमावत, ऑल इंडिया रैंक 13 AIA PGT 2019। तो डॉक्टर तरुण, आप आयुर्वेद के इस टॉपर टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम डॉक्टर तरुण के साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर तरुण, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जो यूजी स्टार्ट हुआ, बीएमएस यूजी, वो 2013 बैच से स्टार्ट है और मेरा जो यूजी हुआ है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से हुआ है। आफ्टर दैट मैंने इंटर्नशिप के साथ तैयारी करी और उसके बाद फिर मैंने बीएचयू कॉलेज को चूज किया बिकॉज ऑफ इट इज माय ए बिग ड्रीम एंड मैंने वहाँ पे फिर बाल रोग सब्जेक्ट को चूज किया हुआ। जैसा कि आपने भी, मुझे भी पता चला कि आपने अपना BAMS NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से पूरा किया है, तो थोड़ा वहाँ की यात्रा और वहाँ के माहौल के बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि जाना जाता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो मतलब इंडिया में बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है, जैसा कि माना जाता है ऐसा यूँ। तो मेरा जो बीएमएस स्टार्ट हुआ वो 2013 में स्टार्ट हुआ। तो हमेशा से मन में था कि एमबीबीएस करना चाहता था हमेशा से, बट अब बीएमएस में चले गए। अब वहाँ गए तो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा जोश शोर से अच्छे से पढ़ाई करी। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में फिर थोड़ा लूज हो गए क्योंकि सर्कल ऐसा बन गया था, फ्रेंड सर्कल। फिर थर्ड ईयर में अच्छी पढ़ाई करी, फिर वापस फाइनल ईयर में वैसे ही हो गए। तो मतलब यूजी का जो मेरी लाइफ है हमेशा उतार चढ़ाव से चली है, क्योंकि मुझे हमेशा से मॉडर्न में अच्छा इंटरेस्ट था। मतलब कि मैं हमेशा से एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था, बट लेकिन जैसे ही मैं थर्ड ईयर में आया तो उसके बाद जैसे मैंने थोड़ा देखना जाना स्टार्ट किया तो लगा कि नहीं, आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद से फिर मेरा इंटरेस्ट इस पे जगा और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया उस चीज। तो मतलब ये मेरा यूजी लाइफ का हमेशा रहा है। फिर जैसे ही मैंने इंटर्नशिप में एंटर किया, इंटर्नशिप में एंटर करने के बाद में फिर हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं पीजी करूंगा बिकॉज ऑफ आप मतलब ऐसा है कि आयुर्वेद में अगर है तो आपको पीजी का नीडफुल है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि यूजी लाइफ में सभी लोग जो होते हैं वो केवल अपना जो एकेडमिक्स जो होता है, मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसका एग्जाम आया, एग्जाम पास कर लिया, बट कभी मतलब प्रैक्टिकल ऑफ व्यू से अपन सोचते नहीं है। जो प्रैक्टिकल ऑफ व्यू से हमें सोचने का मौका मिलता है वो हमेशा पीजी में मिलता है। तो वो हमेशा से मेरे मन में था और फिर मैंने ऐसे पीजी की तैयारी स्टार्ट करी थी। तो जैसा कि आपने बताया, तो ये बातें आपके मन में थी पहले से कि आपको PG ही करना है, एम बना लिए थे आप यूजी के दिन। या तो जैसा कि आपने बताया, आप अभी IMS BHU से PG कर रहे हो और आप कौमार वृत्त के ब्रांच में PG कर रहे हो। तो ये कौमार वृत्त का कोई खास मकसद? जी हाँ, इसका खास मकसद ये है कि जब मैं थर्ड ईयर में जब मैं था यूजी में, क्योंकि उस टाइम हमारे कौमार भर्ती चला करती थी थर्ड ईयर में, हाँ हाँ। तो वहां मैंने देखा कि चिल्ड्रंस में सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका मॉडर्न एस्पेक्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और तो मैंने सोचा कि कौमार भर्ती लेके शायद हम ऐसा कुछ कर सके ताकि इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट इसमें हो। और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में हमेशा से, और मुझे हमेशा क्लिनिकल में ही जाना था, तो फिर मैंने इसलिए इसको कौमार भर्ती को प्रीफर किया हमेशा से। तो ये तो थी आपके यूजी के दिनों की यात्रा की कहानी। फिर उसके बाद आप क्या सोचे थे? तो मैं फिर से आपको अतीत में पीछे लेके चलता हूँ। आप कह लीजिए तैयारी के दिनों में, तो PG का प्रिपरेशन आपने शुरू कब किया? इंटर्नशिप के दिनों में ही?
जी, हमारा इंटर्नशिप जब मेरा फाइनल ईयर क्लियर हुआ, फाइनल ईयर अच्छा। क्लियर होते ही जो बैच स्टार्ट हो गया था पीजी की प्रिपरेशन के लिए, तब हम्म, से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। मतलब शायद जुलाई में अच्छा मैंने अच्छा। स्टार्ट किया था ये हम्म। पीजी प्रिपरेशन। हम्म। तो पूरी सेल्फ स्टडी करे या कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर रखा था? नहीं, मैंने वहाँ कोचिंग ज्वाइन करी थी। मतलब इंटर्नशिप के साथ ही मतलब हम कर रहे थे तैयारी। वहाँ ड्यूटी हम्म। भी करनी होती थी, पढ़ाई भी करनी होती थी। तो हम्म। अलग सा प्रेशर था, माइंड पे हाँ अलग हाँ। सा प्रेशर था। बट हम्म। बट उस टाइम पे मैंने खुद को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रखा कि नहीं, अच्छा। कि अपन कर सकते हैं, वी डू इट, हम कर सकते हैं। बस हमेशा मैंने खुद को ऐसा ही रखा। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि जैसा कि हम ये क्वेश्चन नॉर्मली जितने भी लोग अभी तक आए हैं टॉपर टॉक्स में, मैंने सब लोगों से पूछा है और मैं आपका भी व्यू जानना चाहता हूँ कि बीएमएस की पढ़ाई का क्या प्रभाव रहता है पीजी के एंट्रेंस के लिए, बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बीएमएस हाँ, बीएमएस की पढ़ाई का प्रभाव पीजी पे देखा जाए तो मतलब अगर कोई बीएमएस में अच्छी पढ़ाई कर लेता है हम्म। तो आई थिंक उसको पीजी में प्रिपरेशन की नीड नहीं होती है। बिकॉज ऑफ पीजी में केवल जो है आपको एक रास्ता दिखाया जाता है कि आपको ऐसे पढ़ना है, हम्म। बस ये है। तो अगर बीएमएस में, क्योंकि जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, काश्यप हो हम्म। चाहे रसशास्त्र हो, वो बिल्कुल सभी बिल्कुल। हमारे 5 साल में आती है। तो हम्म। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो उसको स्टार्टिंग से ही एज ए पीजी और हम्म। एज ए फ्यूचर अगर उसको अच्छे से पढ़ाई करता है तो आई थिंक हम्म। उसको फिर ज्यादा नीड नहीं होती है जब वो प्रिपरेशन करता है तब। हम्म। आई थिंक तो दिस इज। सही है। तो डॉक्टर तरुण, आपके हिसाब से पिछले कुछ सालों में या जब से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया और उसके पूर्व के वर्षों में, तो क्वेश्चन के मतलब पैटर्न में क्या बदलाव आया है या आपने क्या ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन का पैटर्न में बदलाव? अभी जो रिसेंटली एनटीए ने जो एग्जाम लिया है, हम्म। तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो पेपर वो बिल्कुल हो गया है पहले से। बिकॉज वो हम्म। पहले जो क्वेश्चन टाइप हुआ करते थे वो एज ए थ्योरेटिकल बेसिस हुआ करते थे। अच्छा। मतलब थ्योरेटिकल बेसिस एंड ऐसे क्वेश्चन पूछा करते जिनका कोई कहा जाए उचित कोई नहीं बेस है ही नहीं है, कभी। हाँ हाँ औचित्य नहीं है। हाँ, हाँ। बट लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आई थिंक उसमें सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं जो आपका यूजी में चलता है। वो चाहे हम्म। संस्कृत हो, चाहे आपका रिसर्च सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एनाटोमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, कुछ भी हो। तो हम्म। आपका सभी सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं पड़ जाते हैं जो जो कि मतलब बच्चों के दिमाग के ऊपर ज्यादा दबाव डालते हो। अच्छा अच्छा। मतलब जिनको याद करने का कोई औचित्य नहीं है, जैसे इतिहास हो गया। अब हम्म। इतिहास देखा जाए तो कोई औचित्य नहीं इतिहास याद रखने का इतना, क्योंकि उसमें हम्म। वही शताब्दियां पूछते हैं, हाँ लेखक हाँ। पूछते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं उस चीज का। मतलब ये टीकाकार तो वगैरह पे ज्यादा जोर देने का। या अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं है, आपके फ्यूचर हाँ में कहाँ हाँ। काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे, आई डोंट थिंक सो। सो हम्म। मुझे ये लगता है कि मतलब क्लिनिकली जितना अच्छा पूछा जाए वो ज्यादा बेटर है, अच्छा, क्योंकि उसी वही आगे काम आना है। उसी हिसाब से लोग अब तैयारी भी करें, नहीं तो लोग बैठ जाते हैं इतिहास को लेके पढ़े जा रहे हैं, भेल ये वो सब। बस वही। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और थोड़ा अलग भी बात, मतलब एक पॉइंट बताया कि इस मुद्दे से हटके थोड़ा तैयारी करनी चाहिए। अब आपको एक और मतलब सब्जेक्ट वाइज जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद को कैसे, अगर उनके पास एक साल बचा है या आगे तैयारी करना है उनको एक डेढ़ साल बाद, तो सब्जेक्ट वाइज खुद को कैसे तैयार करें, संहिता कैसे तैयार करें, द्रव्यगुण, रसशास्त्र या अलग अलग सब्जेक्ट का मॉडर्न पार्ट कैसे तैयार करें, ये जी हाँ। देखिए, मैंने जैसे तैयारी करी थी, मैं पहले वो बताना चाहूंगा बताइए। कि जो मैंने हमेशा से जो है, जो जितनी बारी वृहद संहिताएं हैं, जैसे चरक हो गया, हम्म। सुश्रुत हो गई और अष्टांग संग्रह हृदय ये हो गई, मैंने इनको हमेशा से मतलब बहुत टाइम दे के पढ़ाई करी है इनको, मतलब प्रिफरेबल इनको ही दिया है। अच्छा। अदरवाइज जो जो माइनर संहिताएं हैं, जैसे कि रसशास्त्र हो गई, हमारी जो हम्म। काश्यप संहिता हो गई, हम्म। शारंगधर संहिता हो गई, इनको मैं कम टाइम देता था, लेकिन रेगुलर हमेशा दोनों को कंपैरिजन में चलाता रहता था। मतलब इधर रसशास्त्र भी पढ़ रहा हूँ तो इधर चरक संहिता भी चल रही है। मतलब जैसे दिन में 2-3 घंटे रसशास्त्र पढ़ ली, बाकी टाइम अच्छा। हमेशा मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ऐसे ही पढ़ा करता था। हम्म। और जो मॉडर्न पार्ट है, मॉडर्न पार्ट का ऐसा है, देखो अब आप आयुर्वेद भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे, तो दोनों तो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल नहीं है, पढ़ना, है ना। हाँ। तो हाँ,
तो मॉडर्न में जो है आपका जो यूजी नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है आपका जो यूजी नॉलेज है वही काम आता है। अगर जिसने यूजी मॉडर्न से अच्छी से पढ़ी है तो वो पीजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं ना जो मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं। अच्छा, तो अगर वो अगर आप और छूटेगा। आप ऐसा या और अगर आप पीजी में तैयारी कर रहे हैं तो या तो आप आयुर्वेद ही पढ़ सकते हैं या फिर मॉडर्न पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है वो आपका 80 से 85% कवरेज करता है बिल्कुल ये, हाँ। पीजी प्रिपरेशन में। हम्म, मॉडर्न केवल 5 to 10% करता है। तो मॉडर्न में ऐसा है कि जितना पारिक में दे रखा है उतना अच्छा। आप कर लीजिए, बाकी आपका जो यूजी में है आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। जैसे कि हम्म, मेडिसिन आता है, सर्जरी आता है, पीडियाट्रिक्स हो गया, गायनी हो गया, ओप्स हो गया, तो उसी टाइम आप उसको इतना अच्छा पढ़ लीजिए ताकि हम्म, आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो वहाँ पे, क्योंकि पीजी की प्रिपरेशन में आपको पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है मोड। तो एक बात जैसे आपने बताई पारिक सर के बुक के बारे में, तो कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए आपने पारिक सर के बुक के अलावा और कौन कौन सा बुक प्रीफर करा था, या खुद क्या क्या बुक प्रैक्टिस करे थे? सर मैंने जो है केवल संहिताएं पढ़ी हैं, और हम्म, इसके अलावा जो हमारी कोचिंग से हमें नोट्स मिला करते थे वो अच्छा। जो माइनर संहिता में जितनी भी थी, शारंगधर संहिता हो गई, रसास्त्र, वो पढ़ता था, और पारिक पारिक पढ़ी है बस। इसके अलावा मैंने कोई दूसरी संहिता नहीं पढ़ी, ना कोई दूसरी बुक पढ़ी है। आपने बहुत मतलब इजीली वे में बताया कि क्या पढ़ें ज्यादा हैवॉक नहीं पढ़ना है बच्चों के लिए। और या आगे हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे अब ये कोरोना काल में एग्जाम भी डिले हुआ है, तो कह सकते हैं एक डेढ़ महीना और है, तो इस समय का सदुपयोग बच्चे कैसे करें जो प्रतिभागी हैं? या या आपने अंतिम समय की कहानी बताइए, आप क्या करते थे? मेरा जो इंटर्नशिप था वो 9+3 मंथ का था। 9 मंथ मेरी आयुर्वेदा थी और 3 मंथ मेरी हम्म, मॉडर्न थी। अच्छा। तो 9 मंथ जो हमारे आयुर्वेदा थी वहां में काम बहुत करना पड़ता था इंटर्नशिप में, तो हमने हम्म, बहुत काम भी किया है, उसके साथ पढ़ाई भी करी है। तो और लास्ट में मेरा एलोपैथी था। तो जब एग्जाम होना था हम्म, उसके 1 महीने पहले मेरा एलोपैथी स्टार्ट हुआ। तो मतलब मेरे पास देखा जाए तो कुल मिला के 1 महीना ऐसा था जिसमें मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है मतलब जब इंटर्नशिप हम किया करते थे तो उसमें हम्म, एक ही पीएचसी पे बहुत सारे लोग हो जाया करते थे, तो हम्म, टाइम डिवाइड हो जाया करता, जैसे 3 घंटे 4 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी केवल। हम्म, तो उस 1 महीने में मैंने, मुझे ऐसा लगता है 1 महीने में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी। लास्ट हम्म, में मतलब ये हो कि कुछ लोग जो होते हैं वो होप को देते हैं कि नहीं, कि हम, मैं ये नहीं कर सकता, हम्म, क्योंकि आई थिंक ये सब्जेक्ट ही ऐसी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इतना बर्डन डाल दिया जाता है, क्योंकि हाँ, चरक क्या बोलता है, सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, अष्टांग जी क्या बोलते हैं, शारंगधर हाँ, जी क्या बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम पे जो आशा छूट जाती है लोगों, वो उनको नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। बस उसको हमेशा वो तैयारी कर, और जितनी बार रिवीजन हम्म, करोगे उतना बेटर है। तो मैंने इस लास्ट 1 महीने में मैंने रिवीजन बहुत किया है, अच्छा, चलिए। संहिताओं हम्म, का मैंने रिवीजन किया है। ओके। तो ये जो होप खोने वाली बात बताई अंतिम के दिनों में, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण ही बात बताई कि कम से कम तटस्थ रहना चाहिए, जितना कर लिया उसको कम से कम रिवाइज करते रहो आप। या हाँ। और एक बात आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट के लिए वो ग्रुप स्टडी, या कुछ लोगों का आदत होता है ग्रुप स्टडी करने का, 2-3 लोगों का, तो इस ग्रुप स्टडी पे आपका कितना विश्वास करते हैं, या कहाँ तक कारगर है ये? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ग्रुप स्टडी तभी अच्छी है अगर वो फ्रेंडली हो तो। अच्छा। बट अगर ये ऐसा है कि जैसे मान लो 3 लोग हैं, अगर वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, उनमें से एक मतलब उनमें से एक ऐसा है जो वेल कॉन्फिडेंट है, दूसरा हम्म, ऐसा उसका कम कॉन्फिडेंस है, तीसरे का और भी कम कॉन्फिडेंस है। अगर वो हाँ, ग्रुप स्टडी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसका कॉन्फिडेंस सबसे कम है उसका और कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना भी उनमें होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जीलेस जिसे बोलते हैं। हम्म, तो अगर फ्रेंडली माहौल है तो ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट, आई थिंक, बिकॉज ऑफ सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। हम्म, तो बहुत। आई थिंक जो ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होती है, बस वो लेकिन सवाल, फ्रेंडली माहौल हो तो हाँ, ही करें। फ्रेंडली माहौल में। हाँ। तो अंतिम प्रश्न डॉक्टर, कि
आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है और फ्यूचर में आप इंडिया में या भारत में आयुर्वेद को कहाँ पाते हो? मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है वो मेरा यही है कि मैं क्लिनिकली करना चाहता हूँ हमेशा से। अच्छा, मुझे अच्छा। एकेडमिक्स इतना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे अच्छा, हमेशा अच्छा। से क्लिनिकली करना है और क्लिनिकल में मैं चाहता हूँ कि बाल पंचकर्मा मैं सेटअप करूँ अच्छा। बहुत अच्छा, जिसमें मतलब जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं और भी बहुत सारी डिजीज है जिनमें बाल पंचकर्मा करवाया जाता है। तो आई थिंक मैं उसको बढ़ावा देना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम आयुर्वेद का है। बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस में अब आप न्यूरोमस्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, उनका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। बिकॉज अभी जब मैं IMSBH में हूँ तभी मैं वहाँ देखता हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो 3 या 4 साल से परेशान है अच्छा। और बहुत जगह से वो ट्रीटमेंट करवा के आए हैं बट उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन हमारे जैसे ही वो आए हैं 6 मंथ में उनमें कम से कम 20-25% इम्प्रूवमेंट तो है। और यहाँ तक कि मैंने ये नोटिस भी किया है कम से कम 2 या 3% तो ऐसे हैं जो मतलब बहुत कम एज में हमारे पास आ गए, जैसे कि 2 ईयर एज में आ गए। उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो मतलब 50-70% भी उनमें इम्प्रूवमेंट देखा गया विद द बाल पंचकर्मा। सो आई थिंक मुझे इस चीज को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। सो मैं इस चीज को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। या अदर और डिजीज भी है, वो चाहे न्यूरोमस्कुलर डिजीज ना हो, और भी डिजीज है जैसे कि बच्चों में होती हेपेटाइटिस हो गया, कुछ भी डिजीज हुई, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेद मेडिसिन का यूज करूँ बहुत अच्छे से। ये तो डॉक्टर तरुण कुमार वत्स, आप तो आयुर्वेद को समय दिया और हर मुद्दे को मतलब कम शब्दों में बहुत सही तरीके से पेश किया और सही गाइडेंस भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप तो आयुर्वेद को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर तरुण कुमार कुमावत और मैंने उनसे बात की सारे मुद्दों पे और आशा करता हूं कि हर एक कंफ्यूजन को उन्होंने बड़ी बारीक ढंग से कम शब्दों में क्लियर कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।